हेलो रेणु जी, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल और थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आप आपको ये हम्म, जानकर हैरानगी होगी कि यू आर द फर्स्ट विमेन ऑन आवर चैनल हु इज गिविंग अस दिस इंटरव्यू, योर फीडबैक। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे पेशेंट्स ना खुल के इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। और मुझे वो नहीं समझ में आती है साइकोलॉजी की क्यों इसको छुपाया जाता है या खुल के बात नहीं करते बिकॉज मुझे ऐसे लगता है अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो बाकियों को फायदा कैसे होगा, है ना? हम्म, तो हम्म। तो हाँ, नमस्ते सब लोगों को। मैं नेपाल से हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एएस की पेशेंट रह चुकी हूँ और फिलहाल तो मेरा कंडीशन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं काम पर जा रिसेंटली मतलब अभी अभी मैं इस इंटरव्यू देने के लिए 5 मिनट्स हुआ है, मेरा कॉलेज से आकर मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ। तो मेरा लाइफ स्टाइल और बहुत अच्छा चल रहा है। इस ये सिर्फ आप ये मतलब हिम वैद आयुर्वेद की वजह से ये हिम वैद हर्बल की वजह से पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि और और वीमेन का ये प्रॉब्लम आपने अभी अभी कहा ना, तो मैं भी हैरान हूँ। जब कोई भी पेशेंट एएस होता है तब उसके लिए नर्क बन जाता है, पता नहीं नर्क का वो डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, लेकिन जीते जी हम मर जाते हैं, हमारा होप ऐसा ख़त्म हो जाता है और जीने की कोई वजह ही नहीं रहता है ना, तो ऐसे हो जाता है लाइफ। आप और एक्चुअली बहुत लो फीलिंग में चले तो जाते हो आफ्टर द डिजीज, आप ये कह रहे हो? और वो उसके बाद हमको लाइफ बैक मिलता है, हम रेगुलर लाइफ में आते हैं, हमारा जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो ज़्यादातर 100% क्योर ही हो जाता है। तो हम तो क्यों नहीं बात करें, बिल्कुल। क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट जन्म देने मेरी माँ ने जन्म दिया था, और दूसरी बात मुझे लगता है कि मुझे जन्म देने वाली हिमवैद हर्बल है। तो उसको क्रेडिट क्यों नहीं चला जाए, है ना? तो अगर हम बात नहीं करें तो और कोई और तो जीते जी मर रहा है ना, उसका भी तो हक है, वो भी तो जिए। जी। तो इसीलिए ये एक जरिया ही है, सिर्फ ये इंटरव्यू लेने का देने का ये जरिया है, लेकिन जो पाता है ट्रीटमेंट तो उसके लिए तो पता नहीं गॉड गिफ्ट है। तो इसीलिए मुझे लगता है हम सब क्यों छुपाया जाए इस बात को, बिल्कुल। तो हर एक लोग आउट स्पोकन होना चाहिए, है ना? बिकॉज़ बिकॉज़ तो आई इसलिए थिंक मैं आई थिंक हमारा जैसे हमने रेणु जी इंटरव्यूज़ लेना क्यों स्टार्ट किया बिकॉज़ आपको पता है आपको एएस है, मुझे एएस है, मतलब मोस्टली जो हमारे फाउंडर हैं उनको एएस है, कबीर जी को एएस है, ठीक है? हुँ, हम एक-दूसरे से हुँ। ही तो इंस्पिरेशन लेते हैं बेसिकली। उन्होंने हाँ, अपना वीडियो डाला, उनके वीडियो को देख के हम सब जो है हमने अपना इलाज करवाया, एक इंस्पिरेशन मिली। तो हमारा जो पर्पस है, ये इंटरव्यूज़ लेने का, इनको यूट्यूब पे डालने का, ये यही है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, जो इतने लो फीलिंग में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं इस बीमारी को सुन के कि भाई अब तो लाइफ खत्म है, अब बिल्कुल हम बेड रिडन हो जाएँगे, लाइफ तो आगे बची ही नहीं हमारे लिए, हमारी फीलिंग्स ऐसी आती हैं। तो एटलीस्ट हम उनको हुँ, होप दे सके कि ऐसा नहीं है, ये गलत है, हम नॉर्मल जी सकते हैं इस बीमारी के साथ, है ना? तो चलिए अभी हम हुँ। आपसे जानते हैं आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपके सिम्पटम्स कब आए, आपकी एज क्या होगी उस टाइम पे और आपको कैसे पता चला कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है? तो ऐसा है मेरा जर्नी। मैं पहली बार तो मैं एक हेल्थ प्रोफेशन में काम करती हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादातर सिम्पटम्स जो मतलब आर्थराइटिस की जो सिम्पटम्स था, पहले तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा कुछ तो अब पता नहीं था। आर्थराइटिस ये ऐसा सिम्पटम्स मैंने फ़ील किया, तो डीपली डीपली मेरा जो सिम्पटम्स बढ़ रहा था और मैं रिसर्च कर रही थी क्या हो रहा है, आज एक हो रहा है, दूसरे दिन मतलब फिर दूसरा सिम्पटम्स आ रहा है, सिम्पटम्स बढ़ रहा था और मेरा डिजीज़ का वो था ना, वो प्रोग्रेसिव था, तो इसीलिए मुझे उतना टाइम नहीं लगा। एएस है, मुझे वो डायग्नोस करने का उतना टाइम नहीं लगा, मुझे पता चल गया था अराउंड 2 महीने में, मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैं उस टाइम मैं अभी 32 इयर्स हूँ, उस वक़्त 31-30 थी और मेरा बेबी हुआ था। मेरा बेबी
अराउंड 6 मंथ हुआ था, जब 6-7 मंथ्स हुआ था मुझे अजीब सा स्टिफनेस हुआ और अजीब सा दर्द शुरू हुआ। तो उस टाइम से उस टाइम दो अब मैं पोस्टपार्टम में थी, और पोस्टपार्टम में मैं कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ और मेरा काम था बेबी को देखना, उसको फीड करना, उसको सुलाना, हाँ यही जी। बहुत था। और मेरा सिम्टम्स जो था ना, वो सिम्टम्स को मैं बहुत मतलब नज़दीक से उसको देखने का टाइम था मुझे। जी। तो मैंने उस टाइम ये आर्थराइटिस क्यों हो रहा है, मेरा जॉइंट में भी बहुत पेन हो रहा था। और तो एनीवेज हाँ, लेकिन आप अपने सिम्टम्स बता रहे थे। मुझे ये जानना है कि आप बोल रहे हो कि आपके बेबी को 6 मंथ्स हो गए थे डिलीवरी के बाद आपको अजीब से पेन्स आ रहे थे। हुँ, मुझे ये जानना है कि हुँ, उसके हुँ। पहले लाइफ में व्हेन यू वर इन योर 20s और इन योर टीनेज कभी आपको कोई पेन हुआ, जॉइंट पेन कभी या नेक में पेन कुछ भी ऐसे? कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरा शादी से पहले अराउंड 2 मंथ 2 साल आगे, अ, अराउंड अब बात करें तो वो शायद 5-6 साल पहले मुझे स्टिफनेस हुआ था, मुझे उँगलियों में स्टिफनेस हुआ था। और स्टिफनेस थोड़ा-थोड़ा रहने लगा था। उस टाइम भी मैंने शायद मुझे आर्थराइटिस हो गया है, मैंने उस टाइम भी चेक किया था। और डॉक्टर ने बोला नहीं, तुम्हें आर्थराइटिस नहीं है, तुम शायद विटामिन डी की कमी है, तो ये विटामिन डी सप्लीमेंट लो, तुम ठीक हो ओके। जाओगी। और उसके बाद मैंने 2-3 महीने रेगुलरली विटामिन डी लिया और ठीक हो गया। मेरा स्टिफनेस थोड़ा बहुत उंगलियों में था उस टाइम, ठीक हो गया। और उसके बाद कभी मुझे दर्द नहीं हुआ, कभी मुझे स्टिफनेस हुए, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मेरा सीएस हुआ, मेरा जो बेबी है ना वो सीएस के ओके। थ्रू हुआ था। तो सीएस हुआ, सीएस मेरा शायद सीएस ही मेरा ट्रिगर पॉइंट था। कहीं न कहीं मेरे शरीर में आर्थराइटिस तो था बिल्कुल। ही, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टाइम से एकदम मुझे बहुत लॉन्ग टाइम से मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था। और मेरे शरीर में बात शायद पहले ही से ही था, लेकिन वो दिख नहीं पर पा रहा समझ था। भी नहीं आया जब होगा। मुझे सी हाँ, जब मुझे सीएस हुआ और उस टाइम मैंने फीडिंग के लिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए मैंने एकदम बहुत प्रोटीन भी ली। तो मेरा ऐसा हो गया है कि उस टाइम हार्मोन भी कुछ डिसबैलेंस सही रहता है ना? तो शरीर भी मतलब मेरा जो बॉडी है ना वो वीक ओके। था। और मेरा मेंटली भी हम काफ़ी डिस्टर्ब रहता है ना जब राइट। बच्चे होते हैं तो उस टाइम मेरा जो बाहर यहाँ अंदर का जो एएस था है ना, ट्रिगर हो गया। बात वो ट्रिगर हो गया और दिखने लगा। इस तरह दिखने लगा कि इतनी प्रोग्रेसिव था ना वो, मैं बता ही नहीं सकती कि आपको। 2 मंथ में मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई सिम्पटम थी। क्या थे मैं आपके? इससे आपके सिम्पटम्स क्या थे तब? बाहर से कोई मुझे कहता था मतलब एएस है ऐसा ऐसा नहीं दिख पाता था, क्योंकि स्टिफनेस बहुत था, पेन बहुत था। ऐसा एल्बो में पेन था और रिस्ट में पेन था। और जब मैं सुबह उठती थी तो मैं उंगली चला नहीं पाती थी, वो बहुत पेन करता था। और धीरे धीरे ऐसा होने लगा था कि मैं जब सोती थी सोते हुए भी मुझे पेन होने लगा था, है ना? और नी में आप बात छोड़ो, नी में भी वो होता था। और लोअर बैक, एसआई जॉइंट्स आपको एसआई जॉइंट्स में पेन नहीं? हाँ, एसआई जॉइंट में भी, हिप जॉइंट में, एसआई जॉइंट में। पहले तो मुझे आर्थराइटिस ही मतलब आर्थराइटिस है, पता नहीं क्या आर्थराइटिस है, सामान्य मतलब जनरल यस, यस, या। आर्थराइटिस है, ऐसा कुछ फील हुआ। लेकिन जब मेरा इस स्पाइन में दर्द शुरू हुआ, और एसआई जॉइंट में मतलब दर्द शुरू हुआ, स्टिफनेस स्टार्ट हुआ, तब मुझे पता चला है कि ये एएस है। और मैंने उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को कही मेरा मुझे आर्थराइटिस हो गया है। मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझको एएस है, बट मतलब आपने एंकिलोज़िंग मतलब अपनी आर्थराइटिस। मर्ज़ी से बता दिया कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है विदाउट एनी टेस्ट? विदाउट एनी टेस्ट, क्योंकि यूरिक एसिड नॉर्मल था, आरए भी मेरे नेगेटिव ही ओके। था। और लेकिन मेरे मतलब सिम्पटम्स सब ही था कि डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने भी क्लिनिकल रिपोर्ट देखते थे, नहीं तुम्हें कुछ नहीं है, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी नेगेटिव, हर एक चीज़ नेगेटिव। तो मैं इस इनिशियल स्टेज में राइट। थी कि मुझे कोई यस, यस। कॉम्प्लिकेशन आ ही हुँ, नहीं पाई, क्योंकि अर्ली टाइम में भी मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं तो हेल्थ बिल्कुल। प्रोफेशन, मुझे तो जिस लगभग लगभग पता चलता। और उसके बाद मैं ऑर्थोपेडिक से गई। ऑर्थोपेडिक को बताया कि मुझे शायद एएस है। उन्होंने एक्स-रे किया ओके। और मेरा इस नीक के भी एक्स-रे किया, उसमें थोड़ा मुझे मेरा इस
कुछ-कुछ दिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुमको अगर एयास होता था तो तुम चल ही नहीं पाती थी, तुम्हारा बैम्बो ऐसा बैक हो जाता। हाँ, तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मैं उस लेवल तो नहीं पहुंची हूँ, लेकिन मैं इनिशियल फेज में हूँ। तो उन्होंने डिमार्स मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब किया मुझे, और डिमार्स में आपको पता ही है उसमें एंटी कैंसर। या नहीं, तो फिर मैं तो ये कह रही हूँ कि आपका मतलब जो बेसिक हमारा टेस्ट है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, दैट इज एचएलई बी 27, वो हुआ ही नहीं आपका। ओ हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ यहाँ का जो डॉक्टर है वो कहने लगे कि जब मेरा डिजेनरेट होगा तब वो मुझे डायग्नोस करेंगे, ओ। उससे पहले नहीं। ओ। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं है, मैं चल पा रही थी, मैं खा पा रही थी, लेकिन मुझे अंदर से वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगा था। मैं स्टिफनेस, मेरा जो पैर है ना, तो मैं एंको वो उसको प्लांटर फेसाइटिस कहता यस है। यस। तो प्लांटर फेसाइटिस हो गया था मुझे, इतना दर्द होता था, इतना जलन होता था। मैं जब बेड से उठती थी तो चल ही नहीं पाती थी, आई कैन ऐसा अंडरस्टैंड, मुझे होता। भी हुआ था, वो कांटे के जैसे चुभता है नीचे। हाँ, हाँ, हाँ। और जॉ में उसके लिए एक्सरसाइज करती थी, और जॉ में इधर-इधर कहाँ नहीं पेन होता था, कि सब जगह सब पेन होता था, कि सी सी होता है ना, वो किसी चुभ रहा है, ऐसा होता था। तो मुझे तो ऐसे मुझे पता चल गया था, लेकिन डॉक्टर मान ही नहीं रहे थे। वो कभी एंटी डिप्रेशन चला रहे थे, तो कभी क्या चला रहे थे। तो मैंने कहा मैं मेंटली डिस्टर्ब होंगी शायद, लेकिन डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मुझे ऐसा सिम्टम्स आ रहा है, आप लोग क्यों नहीं तैयार हो मेरे डायग्नोस करने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बात है, तो तुम पहले एमआरआई करो। तो ऐसा कुछ कहने लगे। तो उसके बाद मैंने वीडियो के थ्रू, मैंने कबीर जी के वीडियो के थ्रू, मुझे जब वीडियो यहाँ का देखा तो मैं तो एक मैंने तो हाँ मेरे ऐसे, तो मैंने अपने आप ही मान लिया। तो कबीर जी से बात हुई, कबीर जी से कहा कि एक डॉक्टर का मतलब उन्होंने नाम बोला, आप उनसे बात करो, तब आपको उनसे ही संपर्क करो उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे संपर्क की, उनसे बातचीत की, उन्होंने हर एक हिस्ट्री ली। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हें एएस है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर मेरे पास तो डिजेनरेट नहीं हुआ, मेरा जो बोन्स है ना वो डिजेनरेट तक नहीं गया, लेकिन मैं उससे पहले ही ठीक होना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा मैंने कहा कि उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम बहुत मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में ही रिकवर अर्ली कर स्टेज जाओगी, लेकिन में उसके पता चल लिए गया है तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। हाँ, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें मेडिसिन लेना पड़ेगा, कुछ टाइम डाइट बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। तो उस टाइम मेरा बेबी था 11 मंथ, ओके। 10 मंथ, और शायद 10 मंथ। तो एक महीने उनसे बात की, थोड़ा बहुत डाइट कंट्रोल की। तो डाइट कंट्रोल किया तो मतलब उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा था, डिजीज़ प्रोग्रेसिव तो था, लेकिन ऐसा लगता था कि 100% से प्रोग्रेस कर रहा है, तो 99%, 98% हो गया था डाइट कंट्रोल की वजह से। तो अब मुझे तो फिट करना था बच्चे को, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब चलो, अब डॉक्टर ने कहा कि अब तुम जब मेडिसिन ले रही हो तो तो फिट करना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन ऐसा होता है। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा, तो मैंने पहले काम क्या किया कि बच्चे को फॉर्मूला में शिफ्ट किया, ओके। है ना, क्योंकि 11 मंथ थी मेरी बेटी। तो फॉर्मूला में शिफ्ट किया, और उसके बाद मैंने डॉक्टर जो कहते थे डाइट स्टार्ट की। और मेडिसिन आपको पता नहीं, मेडिसिन यहाँ तक लाने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है, क्योंकि इंडिया से नेपाल में आने आने का जो वो प्रोसेस है ना, वो बहुत बट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी उससे पहले रेणु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब आप ये कह रहे हो, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आया है कि बिकॉज यू हैड नॉलेज, आप मेडिकल फील्ड से हाँ, हैं, तो आपने अपनी हाँ, डायग्नोसिस खुद ही कर ली कि मुझे खुद ही एएस कर ली। है। और आपके लोकल नेपाल में डॉक्टर्स इस चीज को एग्री नहीं कर रहे थे, बिकॉज आप नहीं कर नॉर्मल सारे मूवमेंट्स कर रहे थे, नॉर्मल चल रहे थे, देखने में नॉर्मल लग रहे थे, तो एंड यू वर यंग दिखने ऑल्सो, में। तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि इसको एएस है, राइट? हाँ, हाँ, फिर हाँ। जब आप हिमवैद्या हर्बल्स में आए, तो फिर आपके तब कोई टेस्ट करवाए गए, या आपके सिम्टम से ही ये हो गया कि एएस ही है? नहीं, उन्होंने कहा तो अगर पॉसिबल है तो तुम यहीं पर आओ, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा मेरी छोटी सी बेबी है, तो मेरा वहाँ तक आना कुछ मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे राइट। लिए।
तो क्योंकि उस टाइम फैमिली भी मेरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। ओके। क्योंकि फैमिली भी पता नहीं क्या-क्या कहती है, दिखने में तो ठीक-ठाक है पता नहीं इसे क्या हो जाता है, कुछ नहीं ठीक हो एक्चुअली जाएगी चलो। प्रॉब्लम ये है कि लेकिन अवेयरनेस नहीं है ना, फैमिली को भी अर्थराइटिस सबको पता है, बट हुँ, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है ये किसी को पता नहीं है, तो वो आइडिया किसी को नहीं लगता है ना? मैं हेल्थ बैकग्राउंड से हूँ लेकिन मेरे को भी जब मेरे को हुआ तब पहले मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पता नहीं था, है ना? तो ऐसा आई नो। स्पेसिफिक है ना, किसी को तो बिल्कुल, नहीं होता है। बिल्कुल। उम, हुँ, तो फिर? उस तरह कहूँ तो मेरे मेरे को कभी भी डॉक्टर ने आई एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कभी भी डायग्नोस ही नहीं किया। अच्छा। तो उस टाइम तक मैं क्योंकि यहाँ के मेरे टॉप लेवल को डॉक्टर भी को भी देखा है, वो भी नहीं डायग्नोस किया। उन्होंने आर्थराइटिस कहा, उन्होंने हर एक तरह की मेडिसिन चलाए लेकिन डायग्नोस नहीं किया क्योंकि वो कहते थे कि एमआरआई करो, एमआरआई में 2 डिजेनरेटिव जो मिलता है उसके बाद ही तुम्हारी एएस डायग्नोस होगी। तब ओके, उसके लिए मैं लॉन्ग टाइम वेट तो नहीं कर सकती थी ना, नहीं मतलब कर सकते मेरा थे। जो डिजीज़ बिल्कुल। मरने तो नहीं दे सकती थी ना। तो इतनी ज़्यादा मैं अलर्ट थी, मुझे पता चल गया था। तो शायद मैंने हेल्थ प्रोफ़ेशन पढ़ा ही इसलिए कि मेरा अर्ली डायग्नोस मैं खुद कर ट्रू, तो उस ट्रू। मतलब मे बी अब लगता है कि किस्मत में मैंने ये इसलिए किया है कि किसी दिन मैं खुद ही अपना डायग्नोस कर लूँगी, है ना? तो हाँ, ओह! वो है, राइट। एंड नहीं, और वैसे हो भी गया। जो कबीर जी ने वीडियो बनाया है, हम जो पेशेंट्स हैं जब हुँ, भी उसको सुनते हैं, जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो मुझे लगा एग्जैक्टली यही मुझे हो रहा है। ऐसा लग रहा था जो हुँ, हाँ, हमारी हाँ, बॉडी में हो रहा है वही कोई सामने से पढ़ के हमें बता रहा है कि तुम्हें ये हो रहा है, तुम्हें आईना वो हो रहा दिखा रहा है। मैं सेम यही हुआ है। है ना? राइट। तो वीडियो देखते तो तुम ऐसा लगता है कि अभी जाकर अभी ट्रीटमेंट कर लो, अभी ठीक हो जाओ हुँ, और अभी इंटरव्यू दे दो। ठीक होने के बाद बिल्कुल। हाँ, मैं भी ठीक हो गई। अभी एक इंटरव्यू देने का टाइम ऐसा हुआ था तो मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि को मतलब यहाँ पर तो कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। एएस क्या है और कोई दूसरे को पता ही नहीं चलता, है ना? वो कितनी डेप्थ तक वो डिज़ीज़ जाता है और हर एक दिन मैं वीडियो देखती थी। हर एक रिसर्च करती थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वरीड क्यों हुई क्योंकि मुझे पता था कि इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक में तो आर्थराइटिस का कुछ नहीं है क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा इस कारण पे भी मैं कुछ डिप्रेस सा हो गई थी लेकिन जब मैंने कबीर जी की वीडियो देखी है ना उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई होने लगी। नहीं कुछ टाइम की बात है, कुछ डाइट की बात है, कुछ मेडिसिन्स की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊँगी। मेंटली मैंने प्रिपेयर किया, मैंने बहुत सारे योगा की। आपको पता नहीं बेबी होने के बाद मेरा 66 केजी था, है ना? 66 केजी से मैं सीधा ही 45 केजी में चली गई थी, ओह! अराउंड 3-4 महीनों में ही। तो वो डाइट की वजह से, वो मेडिसिन्स की वजह से, वो एक्सरसाइज़, योगा भी मैं खुद करती थी। डॉक्टर ने कहा था कि कर सकते हो आप, कर सकते हो कहते थे, लेकिन मुझे मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पहले ठीक होना था। राइट, राइट। मैंने अपने आप नहीं, बट में आई थिंक बिकॉज़ ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज़ आप इस फील्ड से हो, आप अवेयर थे कि कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा है मेरी बॉडी में, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। और फिर आपने रिसर्च समथिंग की और फिर आई थिंक उसकी वजह से आप बहुत जल्दी रिकवरी भी आपकी हो गई एंड आपने वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस किया आपने जो एक दूसरे पेशेंट फेस करते हैं जिनको आइडिया ही नहीं कि हो क्या रहा है आइडिया है ना? उस मामलों में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ और लकी भी फ़ील करती हूँ क्योंकि कबीर जी का वीडियो नहीं देखती थी तो मैं मुझे कभी पता नहीं मेरा आज कंडीशन क्या होता था, शायद मैं बेड रिडन हो चुकी होती तो अब तक तो, है ना? क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा रोग, मेरा इतना ज़्यादा वो बढ़ रहा था कि ऐसा, है देखिए, ना? तो आपकी बातों से तो नहीं लगता कि आप बेड रिडन हो जाते बिकॉज़ जितनी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर ली, जो आप खुद ही डॉक्टर बन गए कि आपको तो एएस है, आपने खुद ही सेल्फ डायग्नोस कर लिया। तो आई हाँ, थिंक वो ये है कि आपके अंदर की भी आपकी थिंकिंग कैसी है वो बहुत मैटर करती है। जब जब आप हुँ, किसी डिज़ीज़ में होते हो, पेशेंट की सोच जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है उनकी रिकवरी के लिए। हुँ।
नहीं, अब तो आप मेरा बात सुन के आपको ऐसा लगता है, लेकिन जब मुझे एएस था होइन एना मतलब उस टाइम में बहुत डिप्रेस हो गई थी। मेरा अंदर बहुत नेगेटिव सा मतलब चला गया था। कभी-कभी तो मैं अपने हस्बैंड को उठाकर रात में क्या कहती थी, आपको पता है? आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि एक दिन ना एक दिन तो मैं बेड रिडन हो ही जाऊँगी, मेरा बेटी की परवरिश कौन करेगा? मैं रोती थी। तो वो रोना वो मेरा डर था, यस अब हो जाएगा तो ऐसा हो ही जाएगा, होइन? कि एक दिन ना एक दिन तो मुझे होना ही था। जब मैंने वो वीडियो देखा तब मुझे हौसला मिला, नहीं ये तो ठीक हो सकता है। क्योंकि अब और मैंने डॉक्टर से भी बात की, वो डॉक्टर मतलब जो मेरा इलाज किया है ना, उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे इमोशनल भी गाइड करते थे, नहीं तुम ऐसा नहीं सोचो, जितना तुम पॉजिटिव सोचोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा इलाज मतलब वो प्रोग्रेसिव तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ठीक होना था, मतलब इमोशनल भी और फिजिकल तरह से भी, हर एक वे से आपको जितना ज़्यादा वो आप में ही वो बात है कि क्योंकि कब रिकवर आप हो जाओगी। यस। तो मुझे भी टाइम तो लगा था, अर्ली स्टेज में थी तब भी मुझे कुछ टाइम लगा था, क्योंकि अब जब आपको मेडिसिन मिलता है ना, उसमें आप कुछ टाइम डिपेंडेंट हो जाओगी, वो डर सा रहता था। अब मैं इस मेडिसिन नहीं खाऊंगी तो पता नहीं मुझे फिर भी वो बैक हो जाएगा, ऐसा कुछ या डर तो उसमें उस टाइम मुझे थोड़ा टाइम लगा था, ओके। क्योंकि मैं मेडिसिन छोड़ना ही नहीं चाहती थी कि मैं 2-3 दिन गैप कर भी वो मेडिसिन नहीं मुझे खाना ही है, नहीं खाओ तो फिर मुझे हाँ, वही हो जाएगा। राइट। तो उसमें भी वो डॉक्टर ने हेल्प किया, तो वो हिमवैद्य हर्बल्स आप इतना काउंसलिंग मिलता है वहाँ से, पता नहीं और किसी जगह से नहीं मिलता होगा शायद, क्योंकि वो बिल्कुल। लोगों को पता है ना कि पेशेंट कैसे होते हैं, उनको कैसे ट्रू। काउंसलिंग करना चाहिए, तो ये ट्रू। हर एक पैकेज आपको वहाँ से मिलता है क्या? जी, जी, जी। तो ठीक तो फिर आप बता रही थी कि आपको मेडिसिन्स अवेलेबल होने में प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज़ आप नेपाल में रहते हो, राइट? हाँ, वो बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं डॉक्टर से कहती थी मेरे को 3 महीने की दवा अभी भेज दो। तो वो कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा जो 15 हर एक 15-15 डेज़ में आपको मतलब अपडेट देना होता है। उसके बिल्कुल। हिसाब से हम आपको दवाई भेजते हैं, क्योंकि वो रॉ मेडिसिन भेजते हैं ना, यस। उसमें कुछ लेवलिंग में कुछ कुछ नहीं होता था। तो तो ऐसा कुछ कहती थी, और आपको पता है वो हिमवैद हर्बल वो उनका टीम कैसा है? अब हमको यहाँ से पेमेंट करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि और 3-4 लोग मिलकर वो पेमेंट करना पड़ता था। तो मैं खुद जाकर मैं पेमेंट कर ही नहीं सकती थी, है ओके। ना? तो इतना डिफिकल्ट था वो प्रोसेस। तो वो लोग पहले ही मेडिसिन मेरे भेज देते, हुँ। क्योंकि वो मेडिसिन आने में वहाँ से जब आपको मेडिसिन सेंड करते थे तो यहाँ मुझे रिसीव करने में अराउंड 10 डेज लगता था। तो ओके। मैंने पेमेंट करने से पहले ही वो लोग मुझे मेडिसिन भेज देते। उतना उनका ओके। ट्रस्ट रहता है, और देखिए पता नहीं हर एक ऐसा है ना रेणु जी, इट्स ये सारा जो काम चल रहा है ये ट्रस्ट के ऊपर ही चल रहा है। पेशेंट हाँ, टीम पे ट्रस्ट दिखाता है तो टीम पेशेंट पे ट्रस्ट दिखाते हैं। और बिकॉज़ हुँ, हमारे सारे पेशेंट सारे डिस्टेंस से हैं। अब वो जो हमें फीडबैक देते हैं कि डाइट में हमने चीट नहीं की तो वी हैव टू ट्रस्ट देम। लेकिन अगर उनकी या रिकवरी नहीं हो रही है, मेडिसिन टाइम से मिल रही है, खा भी रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं पे झूठ बोला जा रहा है बिकॉज़ चीट हो रही है कहीं पे, क्योंकि मेडिसिन अपना काम करेगी लेकिन पेशेंट को भी अपना काम करना ही पड़ता है। हुँ, हाँ, तो अब जब आपको एएस हो जाओगे तो पता नहीं कोई पेशेंट चीट ही नहीं करता होगा, क्योंकि वो इतना खतरनाक और दर्दनाक वो आई नो। ये रहता है। बिकॉज़ देखो हम समझ सकते हैं हुँ, इससे निकल के कैसे फ़ील होता है और जब हम इसमें थे, वो फ़ीलिंग और हुँ, जब जब हमें बताया जाता है वो टाइम जब कि हुँ, इसका तो कोई इलाज नहीं है, अब पूरी लाइफ़ आपने ऐसे रहना है हुँ, और इससे वर्स्ट हो के आपने बेड पे रहना है। मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ़ आपने एक बेड पे काटनी है। वो हुँ, थॉट जो है ना, वो से ही डरता एक्चुअली था। जानलेवा होता है। वो जान जानलेवा ही होता है। जी, राइट? मतलब आप आप ये बिलीव नहीं कर पाते हो। आप अपने आप को देखते हो मिरर में और सोचते हो कि सब कुछ तो ठीक है, फिर ऐसा मेरे में अब क्या हो रहा है कि मैं बेड पे पहुँच जाऊँगी अभी कुछ टाइम के बाद। हुँ, तो मुझे याद है कि मुझे भी ऐसे ही बोला गया था, मुझे 6 महीने का टाइम दिया था। आज 7-8 साल हो गए हैं इस चीज़ को। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले, एएस पेशेंट मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे ये कहा कि आपका तो अभी नया-नया डिज़ीज़ है ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। बट अनदर 5 इयर्स आप देखना आप भी स्टिफ हो जाओ, आप चल नहीं पाओ।
हुँ, तो ये है सोच एक पेशेंट की। मैं आपको बार-बार वही कह रही हूँ हुँ, कि देयर आर कैटेगरीज़ ऑफ पेशेंट। एक है नेगेटिव थिंकर्स की एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, हमें जो बोल दिया अब ऐसी हमारी लाइफ। फिर वो आप उनकी कितनी भी हेल्प कर लोगे वो उससे नहीं निकल पाएँगे। हुँ, और एक है आपके जैसे जो कि डॉक्टर से भिड़ गए कि मुझे बीमारी है और मुझे ठीक होना है, हुँ, तो ये 2 टाइप के पेशेंट हैं। हुँ। तो जी, मतलब मुझे भी एक टाइम तो मैं अब एक्सेप्ट कर लिया था मेरा ये डिजीज़ हो गया है, अब तो मेरा वही बेड रिटर्न का ही है। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा तो फिर फर्स्ट वीडियो देखा तो मुझे कुछ रिपीट करने का मन किया, फिर सेकंड वीडियो देखा फिर रिपीट करने का मन किया। तो इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग बात कर रहे हैं ना, तो वो कुछ झूठ तो नहीं हो सकता है ना? अब इतना ये रोग मतलब ये डिज़ीज़ लग गया है तो इतना भयंकर तो है ही, लेकिन क्यों ना हुँ, ट्राई हुँ। किया जाए? 1-2 महीने बिल्कुल, मेडिसिन लेने में क्या ही जाता है क्योंकि वो मतलब वो लास्टली तो वो आयुर्वेद ही है, कुछ हार्म तो नहीं यस, होगा। क्योंकि मुझे मैं बिल्कुल। एलोपैथिक से ही हूँ, तो मुझे तो पता चलता है ना एलोपैथी के मेडिसिन्स के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वगैरह-वगैरह। तो तो आपको आपने अपने लोकल में ट्राई नहीं किया वहाँ पे आयुर्वेद वगैरह नेपाल में? नेपाल में आयुर्वेद का कुछ ट्रेंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोग आयुर्वेद में नहीं जाते तो यहाँ का कुछ नहीं। जब मैंने आप लोगों को फॉलो किया तब मुझे पता चला कि इंडिया में आयुर्वेद का बहुत लॉन्ग टाइम से कुछ इलाज है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयुर्वेद से आप ठीक नहीं होते होंगे। तो मैंने आयुर्वेद भी उस टाइम बहुत रिसर्च किया। तो ओके, आपको आप मान ही नहीं सकते मैं मेरे को ये ऐसे मेरे को भी दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था और मतलब मतलब उतना डेप्थ में तो मैं नहीं पहुंची थी है नहीं तो मैंने एक भी आप नहीं मानोगे एक पैरासीटामोल भी मैंने एएस के लिए नहीं लिया एक ग्रेट, पैरासीटामोल भी वेरी नाइस। और और मुझे इस बात का गर्व है क्योंकि मैं से जो भी आता था आयुर्वेद वही लेती थी, उनके ही डाइट फ़ॉलो करती थी और रोज़ हर एक मोटिवेशंस वीडियो देखती थी यूट्यूब पे, कभी कहाँ देखती थी और मेडिटेशन करती थी और रामदेव की वीडियो भी देखती थी, वहाँ से भी कुछ बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता था, मोटिवेशन मिलता था। बिल्कुल, तब इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक हो ही जाऊँगी। मतलब 8-10 लोग ठीक हुए तो मैं भी तो उनमें पड़ूँगी ना, मैं इतना मतलब डेप्थ में तो मेरा डिज़ीज़ गया ही नहीं। तो ऐसा राइट, सोचती थी और जब डिप्रेस होती थी तो डॉक्टर को फ़ोन करती थी सीधे, डॉक्टर कि अब मैं ठीक राइट। हो जाऊँगी, आपको कैसा फ़ील होता है कि मुझे ठीक हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगी? ओके, बहुत बहुत जल्द होगी तुम, तुम्हारा तो इतना बड़ा डिजेनरेटिव कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारा रोग राइट, अग्रेसिव है तो ऐसे हुँ, कहती थी और कुछ समझ नहीं आता तो कभी-कभी तो बहुत रोने का मन करता था, कभी-कभी तो रोती थी भी और फिर सोचती थी कि डॉक्टर की बात सोचती थी। उन्होंने कहा था तुम ठीक हो जाओगी, मेरे पर विश्वास रखो, वो ऐसा ही कहते थे। और मैं बिल्कुल, वही सोचती थी, बस कुछ नहीं सोचती। नहीं अब जो भी है उन्होंने यही कहा तो ठीक शायद हो ही हो जाऊँगी। जाओगे, या लेट्स ठीक हो लेट्स जाओगे, लेट्स ट्रस्ट राइट, ऐसा फ़ील होता था और देखो हो गई तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। नहीं था। तो आपने आपने विद मेडिसिन्स फिर डाइट क्या फ़ॉलो किया आपने? बिकॉज़ आप कह रहे हो कि आप फीड कराते थे, फिर आपने फ्री फीड भी रोक दिया बेबी को कराना एंड फिर आपने डाइट फ़ॉलो की प्रॉपर। तो क्या किस टाइप की डाइट करते थे आप? डाइट मैंने उस वीडियो मतलब कबीर जी से के वीडियो से पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो देखा था उसमें स्टार्सलेस डाइट वगैरह बहुत सारा वहाँ से भी मुझे कुछ पता चला और यहाँ से जो डॉक्टर से बात की उन्होंने कहा कि आप कार्ब कार्ब नहीं ले सकते आपको दलिया लेना है और मैं एक वो रोटी मतलब ग्लूटेन गेहूं की रोटी नहीं दूसरी वाली रोटी अच्छा, यहाँ पर आपका डाइजेशन का भी रागी प्रॉब्लम था ना आप बता रहे रागी थे। रोटी। आपको डाइजेशन में आपको कौन मेरा गैस्ट्राइटिस वगैरह नहीं था, सिर्फ़ मेरा कॉन्स्टिपेशन था। तो हाँ, उसकी हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं दलिया बहुत ज़्यादा लेती थी और फाइबर पोटैटो राइट, भी नहीं ली। मैंने 1 महीने तक तो मेरे राइस मतलब स्टार्च कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया और दूसरे महीने में थोड़ा-सा शिफ्ट हुई, तो ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप ये सब चला था। तो ओके, आप ओके, 3-4 महीने तक मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फ़ॉलो की। ओके, 3-4 ओके। महीने तक।
ओके, तो उससे आपके फिर जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था उसमें भी आपको फ़ायदा हुआ होगा फिर तो? हाँ, कॉन्स्टिपेशन तो मुझे अब भी नहीं होता है, उस टाइम से लेकर अब भी कभी-कभी तो होता था और कभी-कभी तो अब भी होता है क्योंकि डाइट बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ, हुँ। उस टाइम से कॉन्स्टिपेशन नहीं, क्योंकि मुझे आया था कि मैं बचपन से ही मुझे कॉन्स्टिपेशन रहा है कि बचपन से ही, ओके, और उसकी वजह से ओके, आइल्स भी हुआ था। तो ओके, वहाँ की मेडिसिन से मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, इंस्टेंट फ़ायदा तो यही हुआ था कि मेरा कॉन्स्टिपेशन तो चला ही गया, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं बिकॉज़ आप देखो मेडिकल फील्ड से आपको पता है हर चीज़ तो गट से ही स्टार्ट होती है। अगर गट ठीक नहीं है, तो आप डिज़ीज़ को कहाँ से ठीक करोगे? तो पहला जो काम होता है वो गट हेल्दी गट की तरफ होता है ना? तो दैट इज़ व्हाई आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहा होगा उनका जी, ट्रीटमेंट का एंड देन अकॉर्डिंगली फिर मेडिसिन ने काम किया एएस के ऊपर भी। जी। तो वो तो है। तो फिर उसके बाद में आपकी ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो जर्नी है आपकी हिमविद्या हर्बल्स के साथ में, ये कितनी लंबी चली? ये अराउंड 8 मंथ, और 8 मंथ, क्योंकि मेरा ओके, 5 मंथ्स तक तो मैं स्ट्रिक्टली, मेरा मेडिसिन भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उसके बाद मैंने अराउंड 8 मंथ्स जो मेडिसिन ली वो तो मैं 2 डेज़ में, 3 डेज़ में ऐसा लेती थी। चलना ओके, चल मेडिसिन तो चला, लेकिन वो इंटरवल बहुत ज़्यादा था। गैप, राइट। आप यही मान लो कि मेरा स्ट्रिक्ट मेडिसिन और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन 3 महीने ही चला होगा शायद। ओके, ओके, ओके। फिर जैसे-जैसे आपके जो-जो सिम्पटम्स आए उन्होंने अकॉर्डिंगली वैसे-वैसे मेडिसिन्स हाँ, देनी हाँ। स्टार्ट की होंगी एंड फिर वो भी खत्म हो गया, है ना? हाँ, वो भी ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरे को जो नॉर्मल मतलब मेरा मेडिसिन वो सिम्पटम्स हर एक चीज़ बैक हो गया था, लेकिन फिर भी मैं डरती थी और डॉक्टर से कहती थी नहीं मैं रोज़ खाऊँगी ये मेडिसिन, तो मुझे खाना ही है। वो राइट। कहते नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम नहीं खाओ, तुम ले ही लेती हो। तो वो टाइम हुँ, लगा मुझे, अराउंड 2-3 महीने तो मैं हुँ। खुद ही खा ली थी, मतलब ऐसा नहीं रहा था, ओके, तब भी खा रही थी। ओके, राइट। ओके, ओके, ओके। चलो दैट्स नाइस। तो फिर मुझे ये भी जानना है रेणु जी कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी व्हेन यू वर कैरिंग योर बेबी तो उस टाइम पे आपको कोई हेल्थ इश्यूज आपने फेस किए ऐसा कुछ पेन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जो नॉर्मल वुमेन ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी फेस करते हैं स्पाइन में कुछ इश्यूज स्पाइन में नहीं हुआ था, लेकिन एसआई जॉइंट में कुछ पेन तो नहीं था, लेकिन कुछ-कुछ फ़ील होता था, लेकिन अब मुझे स्टिफनेस रियलाइज़ होता है, पेन तो नहीं था, स्टिफनेस कुछ एसआई जॉइंट में था, और ओके उँगलियों में था, उँगलियों में स्टिफनेस था। तो उँगलियों में तो 5-6 साल पहले भी हुआ था ना एक टाइम, तो राइट मुझे राइट लगा कि राइट यही है, तो इसीलिए मुझे उतना वही है ध्यान नहीं दिया उस बात को। और पेन या कभी नहीं हुआ, पेन कभी नहीं हुआ, थोड़ा-थोड़ा स्टिफ़ रहता था। एंड इमीडिएटली आफ्टर आपने कहा वो 6 महीने के बाद तो फिर आपको वैसे ही सिम्टम्स ट्रिगर हो गए थे आफ्टर डिलीवरी है ना 6 महीने तो नहीं, मतलब 3 महीने से ही स्टिफ़नेस हो चुका था मुझे। लेकिन 6 महीने ओके में तो मैं बहुत ज़्यादा, वो मतलब इतना बढ़ गया था कि पेन होने लगा था 6 महीने में तो। ओके स्टिफ़नेस अलोंग पेन, ऐसा था। बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट चाइल्ड हुँ, तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ना मैं बेबी उठा नहीं पाती थी मेरे रिस्ट में इतना पेन होता था कि मुझे मेरे लैप में कोई बेबी रख दे तो ठीक है पर मैं खुद बेबी को उठा नहीं सकती थी और हुँ, आइडिया नहीं था कि मुझे एएस है मेरा तो लेटर ऑन काफी ज्यादा एज में जाके डायग्नोस हुआ है एएस हुँ, हुँ, और मेरे मेरे एएस के ट्रिगर की वजह भी एक्सीडेंट था एक्सीडेंट की वजह से ट्रिगर हुआ हुँ, नहीं होता तो शायद कभी आता ही नहीं बाहर लेकिन बीच बीच में ये जो सिम्टम्स है ना ये आते रहते हैं हमने कभी ध्यान नहीं दिया इनकी तरफ है हुँ। ना हाँ, वो तो है। मेरा 5 साल हम्म, पहले आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मेरे डॉक्टर भी वो कहते थे कि तुम्हारे शरीर में बात था पहले से ही, लेकिन यही हुआ पहले से फिगर जो टाइम में हुआ उस टाइम ही देखा। तो मेरे राइट शरीर में भी था कुछ, मतलब राइट 1-2 साल आगे-पीछे तो शायद वो दिखने ही वाला था। लेकिन दिख गया किस टाइम, जब मैं पोस्टपार्टम में थी, जब मेरा सीएस हुआ, है ना? स्पाइन में आपको जो लगता है ना एनेस्थीसिया, तो उसके वजह से मुझे तुरंत ही ट्रिगर हो गया, और वो सब दिखने लगा सब कि प्रॉब्लम स्टेप यस बाय यस यस कभी आज यहाँ पेन है, कल यहाँ हो जाएगा, फिर परसों वहाँ। अब ये आज यहाँ हो रहा है,
पता नहीं ये तो नहीं हुआ होता होगा शायद, एएस में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन नहीं वो भी एएस में होता है ये सब। मतलब हर एक दिन नई नई जगहों में पेन होने लगा था। या और जब जब पेन ऐसा आता है, आई रिमेम्बर मैं तो बहुत इतना नेगेटिव पर्सन होती थी, बिकॉज माइंड जो है एक ही बीमारी की तरफ जाता है। हम्म। एक ही बीमारी से डर लगता है, और वो माइंड जब जब पेन मूव होता था ना सारी जॉइंट्स में, तो मुझे लगता था मुझे कहीं बोन कैंसर तो नहीं है। मतलब मुझे ऐसे पेन क्यों हो रहे हैं, बिकॉज जो पेन होता तो वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। हाँ ऐसे डिस्क्राइब। लगता था अंदर से कुछ लगा हुआ है, कुछ काट रहा है, जॉइंट्स जा रहे हैं, इतनी स्टिफनेस, चलने में प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये पेन्स जो हैं, ये सिर्फ एक एएस पेशेंट ही समझ सकता है कि ये दिखते नहीं है, ये फील होते हैं। फील होते आप हैं। दिखा नहीं सकते ये पेन, आप फील कर सकते हो ये पेन बस, है फील ना? कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्या-क्या मेडिसिन लो, कितने पेन किलर लो, कितने नहीं, नहीं, नहीं। इम्यूनो सप्रेशन लो, वो तो कुछ मतलब कुछ भी नहीं है कि वो मेडिसिन्स वो आप तो वो तो परेश क्योर ही नहीं है ना फिर उसका। क्योर ही नहीं है। तो इसीलिए नहीं, मैं ले ही सकती थी क्योंकि मुझे आर्थराइटिस में क्या-क्या मेडिसिन चलता है वो सब पता था। लेकिन एक मेडिसिन भी नहीं ली। अब भी मेरे पास वो प्रिस्क्रिप्शन है कि डीमार्ट चला में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ वो प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैंने एक टैबलेट भी नहीं खरीदा क्योंकि मुझे पता था मुझे आयुर्वेद से ठीक होना है और हिमवाइद से ही मुझे आराम मतलब क्योर होंगी, ऐसा मुझे पता था राइट। और वही हुआ। तो अब आज की तारीख में यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आपको जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट्स वगैरह की, या कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज आप फेस करते हो? कभी-कभी डॉक्टर भी कहते थे कि कभी-कभी तुम्हारे अब ज़्यादा ठंड हो तो कुछ खाने के इम्बैलेंस हो तो कभी-कभी कहीं-कहीं दर्द राइट। होता है, तो वो होता है। कभी-कभी होता है, लेकिन मैं कुछ परहेज़ नहीं करती हूँ। मैं जितना भी खट्टा वो भी खाती हूँ। कल ही मैंने पानी पूरी लिया था। अब डॉक्टर को बताओ तो इतना भी मत करो, वो शायद कहते होंगे। लेकिन मैं सब खा लेती हूँ, दही भी खा लेती हूँ, लेकिन वो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। आज ठीक राइट। है, कल से हर एक चीज़ नहीं, ऐसा मुझे बहुत टाइम लगा। अराउंड आप मान लो कि मैंने जब कंप्लीटली मेडिसिन 6 महीने आगे मैंने कंप्लीट कंप्लीटली करना। मेडिसिन बंद किया है, 6 महीने आगे। ओके। तो 6 ओके। महीने से मेरा मतलब मैंने मैदा लिया हुआ अराउंड 1 मंथ ही हुआ है। तो उसके आगे भी ओके। मैंने मैदा नहीं लिया था। हम्म। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक डाइट में अपने आप को मॉडिफाई किया है। तो आज मैंने कुछ एया से मुझे ये चीज़ नहीं खाना, आज मेरा वो नहीं है। आज मैं सब ओके। लेती हूँ और मैं क्या कॉन्शियस होती हूँ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट। कॉन्स्टिपेशन से मुझे शायद डायरेक्टली वो जॉइंट में पेन, ट्रिगर। स्टिफनेस ट्रिगर। होता है। यस, यस। ऐसा फ़ील भी हम्म। होता है। तो मैं अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करती हूँ मेंटली। और आपको पता है जब आपको एएस होता है, आपको भी पता होगा वो बात, मतलब मैं बोल दूँ, जब आपको एएस है और उसके बाद आप ठीक हो जाओगे तो आप मतलब इमोशनली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो वो बात मैंने यस। फ़ील किया। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैंने मेरे को डॉक्टर मतलब गॉड ने एएस दी ही क्यों? क्योंकि वो उनको ये बात पता चल मतलब मेरे को रियलाइज़ कराना था कि कुछ मतलब ये दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। मतलब मैंने तो ऑटो इम्यून डिजीज़ और क्योर है ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं। जो मेरा नहीं। जर्नी है उसमें कहीं भी पढ़ा नहीं है। तो वो बात तो मुझे इम्पॉसिबल ही लगता था। लेकिन मेरे साथ वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हुआ और मैंने बहुत क्योर भी होता है। की और मैंने रिसर्च की और इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल है वो मेरे पॉसिबल। साथ हुआ। तो मेरे मेरे को ये लाइफ में उसके बाद आपको पता नहीं मैंने एक बहुत ज़्यादा मतलब मतलब एग्ज़ाम दी, उसमें पास हुई, उसमें नाम निकाला, उसमें जाने का मतलब हिम्मत किया। तो वो सब में मुझे रेगुलर लाइफ में डॉक्टर ने बहुत हेल्प की। तो उसमें भी उन्होंने काउंसिल की। मैंने डॉक्टर को बोला था कि नहीं डॉक्टर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तो मेरा जॉब जहाँ पर है अब तो गवर्नमेंट जॉब है वो चाहिँ वो। तो मैंने खूब सारा पढ़ाई की और खूब सारे वो सब मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिलता था। क्योंकि जब आप एएस हो आप तो बहुत डिमोटिव रहते हो। लेकिन उन्होंने बहुत। कहा नहीं, कुछ नहीं तुम सब कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकते? तुम सब या। करोगी। ऐसा कहते थे। हाँ, वो करूँगी। मैंने पढ़ाई खूब 2-3 मंथ्स मैंने परहेज़ करती थी खाने में और उसके मतलब अलोंग विथ मैं पढ़ती थी।
क्योंकि मेरे ओके। को नाम निकलना है, तो मुझे पता था कि वहाँ वैकेंसी खुलने वाला है, तो वहाँ को तो ऐसा पढ़ती थी। और डिज़ीज़ तो ठीक हुआ, लेकिन मेरे लाइफ़ में भी बहुत पॉज़िटिव चेंज आया। नाइस। जो लोगों ने मेरे साथ नेगेटिव किया, आपको पता नहीं वो लोग मेरे साथ अच्छे हैं अब। क्योंकि मैंने अच्छा। कभी मन में रखा ही नहीं कि उस टाइम जो मतलब जब एएस था, आपको पता नहीं वो कितने सारे लोग ऐसे थे कि मुझे बहुत मतलब नेगेटिव नज़रों से देखते थे। ये तो अब क्या हो जाएगी, अब मेरे को जब देखते थे ना, मेरे को बहुत कमज़ोर सी ऐसे देखते थे। लेकिन अब तो मैं बहुत मतलब काम भी करती हूँ, बहुत हेल्दी भी रहती हूँ, मैं इतना एक्टिव रहती हूँ। मेरे बच्चे मतलब बच्चे ही 2.5 इयर्स की है और मैं काम पर जाती हूँ। अभी अभी मैं कॉलेज से आई हूँ, तो मेरा हर एक चीज़ न्यू न्यू है, लेकिन फिर हर एक चीज़ को मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये सब मैंने एएस के बाद मेरे लिए सब ब्यूटीफुल सा हो गया है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को ब्यूटीफुल नज़रे से देखती हूँ। तो एएस जब राइट, राइट, नहीं राइट। होता था तो मैं ऐसा कुछ फील नहीं करती थी। एस एस एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग बन गया है, हाँ, उसने मैं आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी, है ना? ब्लेसिंग्स हो गया। हाँ, ऐसा लेती हूँ मैं। लाइफ में बोल जो भी सकते हो होता आप। है वो कहता है ना अच्छे के लिए होता है। तो मेरे लिए ये यस। अच्छा होना था, इसीलिए एएस राइट। हुआ और ठीक हुई। देखिए, इससे ये भी पता चलता है व्हेन यू आर मेंटली स्ट्रांग, हुँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। आप कुछ भी कर सकते हो, आप बीमारी को भी जीत सकते हो। हुँ, हमें बीमारी कमजोर इसलिए बनाती है क्योंकि हम यहाँ से डर जाते हैं, हम हुँ, यहाँ से वीक हो जाते हैं और हुँ, इतना नेगेटिव सोचते हैं कि बीमारी इतनी सी भी होगी तो वो इतनी लगती है हम हाँ, लोगों को, है ना? तो हुँ, अगर सपोर्ट करने वाले हों, जैसे टीम है, आपको डॉक्टर्स की सपोर्ट मिली, पूरी टीम की सपोर्ट मिली, टाइम से दवाइयाँ मिली, हुँ, आपने अपना पार्ट जो है अच्छे से निभाया, हुँ। डाइट फॉलो की, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, तो आपकी रिकवरी इतनी अच्छी हो गई, है हाँ, ना? रिकवरी रोकने के लिए कोई था ही नहीं। मतलब सब लोग मन से कर रहे था, मैं भी और वो सारी टीम, वो डॉक्टर्स, वो काउंसलर, वो हर एक ने शिद्दत से किया और रिजल्ट आ गया। तो ऐसा कह सकते हैं। तो आप मतलब एएस पेशेंट कोई भी निराश नहीं हो, क्योंकि हर एक चीज़ पॉसिबल है। आपके साथ गॉड है और आपके साथ मेन तो हिम बाय द हॉर्बल है। तो एवरीथिंग इज़ नहीं, फाइन। मुझे आपकी कल कल हम बात कर रहे थे तो मुझे आपकी बात भी अच्छी लगी थी, वेयरइन यू सेड कि व्हेन यू नीडेड यू, मैंने जैसे कहा था कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं हेजिटेट करते हैं कि नहीं सोशल मीडिया पे आएंगे तो फेस डिस्क्लोज हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, बिकॉज वो लोग ठीक से उनको देखते नहीं है जिनको बीमारी है, पता नहीं क्या, मतलब हम इतना आजकल इतने एडवांस हो गए हैं, इतने पढ़ लिख के ओपन माइंडेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग जज करते हैं कि अरे इसको तो ये बीमारी है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, बट आई थिंक इट इज जस्ट अ डिजीज, अ नॉर्मल डिजीज, जिससे हम नॉर्मल इंसान है। ऐसा नहीं है कि ये इन्फेक्शियस है कि हाथ लगाएंगे तो दूसरे को हो हाँ। जाएगी, ये ऐसी नहीं है। नहीं। तो इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो हुँ, मुझे आपकी बात अच्छी लगी थी वेयर यू सेड कि नहीं, मैं तो इंटरव्यू दूँगी क्योंकि मुझे सोशल मीडिया से ही हेल्प हुई है, हुँ, टेक्नोलॉजी से ही हेल्प हुई है और मैं चाहती हूँ मेरा वीडियो देख के और भी बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, जैसे मुझे मिली और वो भी ठीक हो जाएँ। हुँ। तो ऐसा है कि कहीं न कहीं मैंने कुछ अच्छा ही काम किया था, तो मतलब मैं वो वीडियो कबीर जी की वीडियो देखी, है ना? तो वो वीडियो मेरे लिए तो मेरा आज जो कुछ अच्छा है ना, सिर्फ़ क्रेडिट गोज़ टू इस वीडियो, मतलब ये जो आपके यस, चैनल से जो भी आता है वहाँ से। तो मेरे जैसे जितने भी एएस पेशेंट हैं, उनका भी तो हक है ना ठीक होने का। वो भी तो ठीक बिल्कुल, होना चाहिए ना, जब मैं ठीक हो सकती हूँ, वो भी तो होना चाहिए ना। तो बिल्कुल, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू दोगे तब आपको ट्रस्ट मिलेगा ना। तो इसीलिए बिल्कुल। मैं पहले ही जब मैंने इंटरव्यू देखा, तब तब मेरा दिमाग में एक चीज़ आया, मुझे भी ठीक होना है और मुझे भी एक इंटरव्यू देना है। तो उस दिन मैंने नाइस। डिसाइड किया था। पता नहीं ये जर्नी कैसा होगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना लॉन्ग टाइम लगेगा मुझे ठीक होने में। लेकिन जिस दिन ठीक होगा, एक दिन मेरा इंटरव्यू तो आएगा ही आएगा। तो ऐसा मैं ग्रेट, सोचा था। तो आज दे ग्रेट। आज मतलब आज आ गया वो दिन आपका हुँ, इंटरव्यू वाला। वेल, हुँ, इट इज़ नाइस रीनू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है ये मैं इंटरव्यू खत्म ना करूँ और हम ऐसे ही गप्पे मारते रहें। कल भी हमने बहुत देर तक गप्पे मारी है, अ, बट मैं यही बोलूँगी अगेन, थैंक यू सो मच। और आपकी इंस्पिरेशन, आपकी स्टोरी से आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प मिलेगी। हुँ, और आप तो खुद ही अपने आप में ये कंप्लीट डॉक्टर हो जिन्होंने खुद ही डायग्नोस कर लिया, खुद ही आपने यूट्यूब से निकाल के अपनी ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच कर ली, तो दैट इज़ ग्रेट। बट हाँ,
अगर हम अपनी तरफ अपनी बॉडी की सिम्पटम्स को ध्यान से सुने तो अर्ली डायग्नोसिस जो है वो प्रिवेंट कर सकता है हमारे आगे की कॉम्प्लिकेशन, राइट? हुँ, तो जी। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियोस देखें और आपसे इंस्पिरेशन लें। थैंक यू तो फॉर योर टाइम। और जी, अगर आप ऐसा कुछ स्पेशल मैसेज सारे पेशेंट्स को देना चाहती हैं या कुछ उनके लिए बोलना चाहती हैं, तो अभी है टाइम, बताइए। हाँ, पहली बार तो मैं आप हिमवैद हर्बल हर एक टीम को, हर एक डॉक्टर को, कबीर जी को, आपको बहुत बहुत दिल से मैं मतलब थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज जो हूँ, मेरा जो लाइफ जो चेंजेस हुआ है, मतलब फिजिकली मेंटली मैं जितना भी इमोशनली मैं अब स्ट्रांग हूँ ऐसा फील होता है, वो इनकी वजह से ही। तो ऐसा इसलिए थैंक यू। और जितने भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, अब आपको मतलब एएस है और नहीं भी है, कुछ और भी डिजीज हो सकता है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप निराश मत हो, आप यही सोचो कि मुझे ठीक होना है और कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो वो हो ही जाएगा। लेकिन डिप्रेस नहीं होना, डिप्रेशन में जाओगे तो अब बीमारी भी थोड़ा बुखार भी हो गया तब भी आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना। पॉजिटिव बिल्कुल, सोचो और पॉजिटिव हो ही जाए आपको। वो टाइम लगेगा, बिल्कुल। स्ट्रगल डिफिकल्ट होता है, जर्नी लॉन्ग होता है। मेरा भी कुछ इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ था, मेरे अर्ली स्टेज में ही मेरे को पता चल गया था। लेकिन फिर भी मुझे लॉन्ग टाइम लिया था मैंने ट्रीटमेंट की प्रोसीजर। और क्योंकि आज मैं जो हूँ, मेरा थिंकिंग जो है वो थिंकिंग नेगेटिव से आज जो मैं पॉजिटिव थिंक करती हूँ, उसमें आने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक हूँ तो कल ठीक हो जाऊँगी, नहीं, उसमें दिन लगता है, रात लगता है। आपको कितना मैंने रोया और कितना मैंने सोचा, तो ये चेंजेस आने में बहुत टाइम लगता है। तो टाइम में आप पेशेंस रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच हाँ, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। है ना? आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप ऐसे ही स्माइल करते रहें, कभी भी एएस दोबारा आपकी लाइफ में ना आए, कोई भी बीमारी ना आए, एंड आप खूब आपको सक्सेस मिले लाइफ में। थैंक यू सो मच। आएगा तो आप ही लोग हो तो मुझे कुछ टेंशन नहीं है। और थैंक यू नहीं, सो नहीं, नहीं। मच, दिल से शुक्रिया और थैंक यू। या बाय, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।